राम राम जी, सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं स्लो ज़िंदगी। जैसा कि आपको पता है, इस समय हम अपनी बिहार यात्रा में हैं और पूरा बिहार हम कवर करने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हम पटना पहुंचे हैं। मेरे साथ पटना में हैं आनंद भाई। आनंद भाई राम राम। नमस्कार। राम राम। आनंद भाई, हम सुबह आज बक्सर से घुसे हैं जी, और बक्सर आरा होते हुए हम पटना आए हैं। तो जरा इस एरिया की हमें कुछ बेसिक्स, जो बेसिक अगर मोटे तौर पे कहा जाए तो बनारस से आप पटना तक अगर समझ रहे हैं तो आपने करीब करीब 3 घंटे का सड़क का जो मार्ग होता है वो पार किया है। ट्रेन से भी आप जाएंगे तो ऑलमोस्ट इतना ही टाइम लगेगा। ये 3 घंटे का रास्ता होता है। बहुत सी ट्रेनें हैं, बहुत सी गाड़ियाँ, बसें और प्राइवेट व्हीकल्स जो होते हैं वो तो होती हैं। इस रास्ते में शहर भी आपको 3 ही मिलेंगे। तो जो 3 नाम आपने गिनाए हैं, बक्सर एक शहर पड़ा, बक्सर के बाद आपको आरा एक शहर मिलेगा और आरा के बाद आपको पटना एक शहर मिलेगा। तो इस सड़क मार्ग पर आपको 3 ही बड़े शहर मिलेंगे। बाकी के लिए आपको थोड़ा दाएं बाएं मुड़ना पड़ेगा। तो ये 3 बड़े शहर पार करके आप आए हैं और अब बिल्कुल गंगा के किनारे, जो गंगा का रास्ता होता है, गंगा के बहने का रूट होता है, ऑलमोस्ट वही रूट आपने लिया है। अगर आप नदी के रास्ते से आते तो भी आप करीब करीब इसी रास्ते से यहाँ तक पहुँचते। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो ये इलाका मुझे काफ़ी प्रॉस्परस लगा, काफ़ी संपन्नता दिखाई दी। एक शहर तो हमें शाहपुरा था शायद एक। जी जी। पहले हमें लगा कि अब तो बाईपास बन गया ना जी। तो उस कस्बा, पहले हमें लगा कोई गांव है, फिर बाद में हमें रियलाइज हुआ नहीं, ये कस्बा है। उस कस्बे के जो घर देख के मुझे ऐसा लगा कि मैं हरियाणा पंजाब में चल रहा हूँ। They was really, मतलब इतना अच्छा था सब कुछ। तो इस इलाके की प्रॉस्पेरिटी का कारण क्या है? देखिए, कई बार जब बिहार के बाहर होते हैं और लोग कहते हैं कि यार तुम बिहारी लगते नहीं, तो हम अक्सर मन ही मन सोच रहे होते हैं, कई बार तो मुंह पर भी बोल देते हैं कि एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे आप। बिहारी के सर पे सींग होनी चाहिए थी, पूंछ निकली हुई होनी चाहिए थी। तो लोग मान के चलते हैं कि बिहार मतलब पलायन करने वाला गरीब मजदूर जो होता है वही होता है। लेकिन पलायन करने वाला जो होता है वो भी सिर्फ गरीब मजदूर है, ऐसा नहीं है। और यहाँ पर इस पूरे एरिया में अगर आप देखेंगे तो ये पूरा जो बेल्ट आप देख करके आ रहे हैं, इसमें एक तो बालू का खनन जो होता है उसकी वजह से प्रॉस्पेरिटी यहाँ तक पहुँची है, जो आप ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट कहते हैं वैसा आप समझ लीजिए। दूसरा जो प्रॉस्पेरिटी है वो है खेती की वजह से। अगर आप देखें, चीनी वगैरह के मिल जो हुआ करते थे वो बिहार में काफ़ी हद तक बंद हो गए, लेकिन उसकी जगह पे कुछ साल बाद राइस मिल वगैरह बनने शुरू हुए और चावल वगैरह की खेती के लिए बक्सर भी जाना जाता है। और भी उस इलाके के जो दूसरे ज़िले हैं, रोहतास वगैरह, उनमें भी जानकारी आप पता करेंगे। तो चावल की खेती और इस तरह की चीज़ों के लिए, मतलब जो महंगे कैश क्रॉप होते हैं उनकी खेती के लिए ये इलाके जाने जाते हैं और उसकी वजह से यहाँ प्रॉस्पेरिटी है। ऐसी प्रॉस्पेरिटी आपको दूसरी जगहों पे भी मिलेगी जो एक कृषि वाली इकॉनमी होती है। आप जो कह रहे हैं हरियाणा पंजाब के गांव, तो जो खेती से जो प्रॉस्पेरिटी आती है उसकी वजह से गांव जैसा दिखता है। तो आप वैसा एक गांव देख करके एक्चुअली आए हैं, वो कस्बा जिसे आप कह रहे हैं। तो आप बिहार में कहीं भी जाएंगे तो एक्चुअली यहाँ कोई शहर नहीं है। कहने के लिए आप इसको शहर कहते हैं, लेकिन एक शहर में जो सुविधाएँ होनी चाहिए वो आपको बस पटना में मिलती हैं, इन जगहों पे नहीं मिलती। तो प्रॉस्पेरिटी आपने एक साइड से देख ली। जिस साइड से नहीं दिखी है वो होता है हेल्थ सर्विसेज। आपको हेल्थ सर्विसेज के मामले में आप जब देखने जाएंगे कि किसी भी बीमारी के लिए, किसी भी समस्या के लिए वो कहाँ जाते हैं, तब आपको अचानक दिखेगा कि इनमें से हर एक आदमी पटना ही भाग रहा है। बाकी चीज़ों के मामले में ये जगहें जो हैं ये प्रॉस्पर कर चुकी हैं और कहिए कि बिजली, पानी, सड़क जैसी सुविधाएँ जो होती हैं वो सब उपलब्ध हैं। सड़क तो खैर गांव-गांव तक है और बिजली भी गांव-गांव तक है। ऐसे ही आपको साफ़ सफाई की व्यवस्था दिखेगी, क्योंकि करीब करीब आप समझिए कि 2014 से ही जो ग्राम स्वच्छता का जो अभियान होता है वो सब चल रहा है। अभी लोहिया स्वच्छ बिहार मिशन जो होता है उस सब की वजह से भी गाँव में आपको सड़क के किनारे शौच जो है वो आपको नहीं नज़र आएगा।
और भी सफाई या सौंदर्यीकरण की जो व्यवस्था होती है वो सब होती हुई दिखाई देगी। तो ये सब सुधरा हुआ आपको नज़र आएगा इकोनॉमिकली। अच्छा, ट्रेडिशनली पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो ये एरिया जो है बक्सर, आरा और जिस रूट से हम आए हैं जी, ये यहाँ पे किस पॉलिटिकल पार्टी का ज़्यादा प्रभाव रहा है? 70 के दशक की बात करें हम तो जो नरसंहारों के शुरू होने का दौर होता है, बिहार में जो नरसंहारों के शुरू होने का दौर होता है उसमें लोग 70 के दौर की बात नहीं कर रहे होते। तो जो 76 का दौर होता था, 76 के आसपास का एग्जैक्ट अगर हम लोग बात करें तो 76 के आसपास का जो दौर होता था उसमें ये जो भोजपुर का इलाका होता था, यहाँ पर ही वामपंथियों की हरकतें शुरू हुई थी और यहाँ पर ही जो घेर करके एक पूरे गांव को 5-6 लोग मान लीजिए किसी की शव यात्रा में जा रहे हैं और लौट के आ रहे हैं और वहाँ पर घेर करके 5-6 लोगों को गोली मार दी, या इस तरह के जो नरसंहारों वाली जो घटनाएं शुरू हुई थी ये भोजपुर वाले बेल्ट से शुरू हुई थी और ये वामपंथियों ने शुरू किया था और वहाँ से लेकर के पटना तक इन वामपंथियों का कब्जा हुआ करता था। तो 90 के दशक में जो आप बड़े नरसंहार देख रहे होते थे इसकी जननी जो है ये वाला इलाका होता है। नहीं, एक मिनट मुझे बताइए, भोजपुरी जो बोली कहूँ, भाषा जो भी भाषा कहिए, बोली ज़बरदस्ती इसको बोली बनाया हुआ रखा हुआ है, एक्चुअली ये भाषा है। भाषा के लिए एक लिपि का होना अनिवार्य मान लिया जाता है ये अनिवार्य मान लिया जाता है। तो फिर तो हम नागा की किसी भी लिपि को, चलिए वो विषयांतर हो जाएगा, बहुत बड़ा विषय है वो। भोजपुर से ही भोजपुरी शब्द निकला है जी। तो ये भोजपुर एग्जैक्टली कौन सा एरिया कहलाएगा? अब भोजपुर से भोजपुरी शब्द निकला है या भोजपुरी से भोजपुर शब्द बना, ये कह पाना बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन आप ये समझिए कि भोजपुर आज की तारीख में आप आरा से लेकर के बक्सर और बल्कि आप कह लीजिए कि बनारस के आसपास तक आपको भोजपुरी भाषा जो है वो थोड़े बहुत अंतर के साथ 4-4, 5-5 किलोमीटर पे थोड़ी बहुत भाषा बदल जाती है। जिस तरीके से भोजपुरी आपको आरा में बोली जाती सुनाई देगी वैसी भोजपुरी आपको बक्सर में नहीं सुनाई देगी। वैसी भोजपुरी आपको आगे जा कर के भभुआ आप देखना चाहें वहाँ पे, या फिर आप भभुआ में देखेंगे तो वो बनारस जैसी भाषा आपको सुनाई देगी। और अगर कहीं आप भोजपुर का जो प्रॉपर आरा के जो ज़मींदार परिवार होते हैं उनके घरों में जाएंगे तो आपको जो भोजपुरी सुनाई देगी वो एक स्वीट सी भाषा होगी जो आपको फिल्मों में आमतौर पे सुनाई देती है। वो असली भोजपुरी है नहीं, वो अशुद्ध भोजपुरी कह लीजिए फिल्मीकरण लालू यादव वाली जो भाषा होती है वो है। अच्छा, चलिए वहाँ से नक्सलाइट या वो नरसंहारों का दौर शुरू हुआ जी। उसके बाद फिर वहाँ से जब एक बार आप शुरू कर देते हैं किसी चीज़ को तो उसका चेन रिएक्शन जो होता है वो कहाँ कहाँ जाएगा उसका कोई हिसाब नहीं होता। बिहार में आप ज़मींदारों की बात अगर करें तो एक बहुत मज़ेदार चीज़ होती है जो लोग नहीं बताते। लेट्स से बीपी मंडल का नाम तो आपने सुना होगा। हाँ, वही जो पाकिस्तान चले गए थे। और नहीं, बीपी मंडल वो थे जिन्होंने मंडल कमीशन के, अच्छा, मंडल कमीशन वाले जी। तो बीपी मंडल वो वाले। तो बीपी मंडल आपको क्या लगता है पेशे से क्या होंगे, वो क्या करते होंगे? मुझे लगता है शायद जज वज रहे होंगे या वकील रहे होंगे। बीपी मंडल जो थे वो ख़ानदानी ज़मींदार जिसको कहते हैं वो हुआ करते थे। उनके पिता जो रास बिहारी मंडल हुआ करते थे, तो रास बिहारी मंडल जो थे उन्होंने एक्चुअली जो गोप सभा होती है वो 1913 में शुरू की थी। वैसे ये मंडल बाई कास्ट क्या होते हैं? यादव। ओके। तो इन्होंने अपनी ही कास्ट को पिछड़ा घोषित कर लिया जबकि ये खुद राजा थे। कहाँ के थे ये मधेपुरा इलाके के थे। मधेपुरा, ये बिल्कुल यहाँ से दूर, दूसरा बिल्कुल जो सिरा होता है वहाँ। तो अच्छा, उसके बाद जिन दिनों देश में कांग्रेस का दौर था तो उन दिनों ये इलाका कांग्रेस ही रहा होगा। हर इलाका कांग्रेस ही होता था। उसके बाद जब लालू यादव का उदय हुआ जी, तो ये इस मंडल में जिसकी हम अभी अब तक जो हमने यात्रा की, लालू के प्रभाव क्षेत्र भी रहा ही है कभी? लालू का प्रभाव क्षेत्र हर एक रहा है। जिन नरसंहारों की हम बात कर रहे हैं, इस नरसंहारों के आयोजक आरोपी भी तो कोई होंगे। वो जो आरोपी समुदाय था वो आप देखेंगे तो वो आपको अचानक दिख जाएगा कि फिर से कि वो लालू यादव का जो समुदाय है वही है। तो भाजपा और ये एनडीए और नीतीश कुमार, इनका उदय कब हुआ है इस बेल्ट में?
भाजपा देखिए बिहार में कभी नहीं थी। ठीक है, अगर हम लोग 20 साल पहले तक की बात करें तो यहाँ भाजपा नॉन एग्जिस्टेंट थी, मतलब कोई पूछता ना हो वो ऐसी स्थिति। लालू यादव जब मुख्यमंत्री बनने जा रहे थे तो लालू यादव के पास सफिशिएंट सपोर्ट नहीं था, तो इन्होंने जॉर्ज फर्नांडिस को दौड़ाया। जॉर्ज फर्नांडिस दौड़ करके पहुँचे नानाजी देशमुख के पास। नानाजी देशमुख जब जॉर्ज फर्नांडिस की बात पर नहीं माने तो लालू यादव दौड़ के गए, और उन्होंने जब वादा किया कि अगर लालू यादव मुख्यमंत्री बन जाता है तो भाजपा समर्थन दे देगी सरकार को। उतने विधायक थे नहीं, तो बाहर से भाजपा अगर समर्थन दे देती तो सरकार बन जाती। तो ये जो झूठ कहा जाता है कि लालू यादव ने कभी भाजपा का समर्थन नहीं लिया, संघ का समर्थन नहीं लिया, तो लालू यादव जो स्टूडेंट यूनियन के जो चुनाव में उतरे थे ना, उसमें भी नानाजी देशमुख का ही सपोर्ट था, वरना जो उस दौर के बाकी नेता थे, सुशील मोदी और आपके बाकी जो दूसरे नेता थे, वो लोग लालू यादव को चुनाव में भी नहीं उतरने देते। उस समय भी नानाजी देशमुख ही थे जिनके सपोर्ट पर लालू यादव चुनाव में उतरे थे और जीते थे। अच्छा, जब लालू यादव का दौर आया और जब जंगल राज का जो दौर था, उस दौर में इस बेल्ट में क्या पोजीशन थी लॉ एंड ऑर्डर की? लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन कभी भी अच्छी नहीं थी। एक बड़ा बलात्कार कांड होता था जिसके बारे में कहा जाता है पूरे गांव को घेर करके जो कुछ लोगों को मार दिया गया और कई महिलाओं का बलात्कार किया गया, और ये सब उसी दौर में हो रहा था जिस दौर में लालू यादव जो हैं वो मुख्यमंत्री हो चुके थे। तो 72 के दौर से जो शुरू हुआ था वो 80s तक आते आते परिपक्व हो चुका था और काफ़ी संगठित हो चुका था। नहीं, पर हमने जो जंगल राज लालू के दौर में देखा, उससे पहले नक्सलाइट हिंसा की आप बात कर रहे हैं, उससे पहले नक्सलाइट हिंसा थी, पर नक्सलाइट हिंसा के दौरान भी आम पब्लिक इतनी त्रस्त थी जितनी जो जंगल राज में हुई। जो आपको सुनाया जाता है, जो नॉर्मल पॉपुलर नैरेटिव है, उसके हिसाब से आपको कभी सनलाइट सेना का नाम सुनाई दिया है? सनलाइट सेना नहीं। इसको शुरू करने वाले जो व्यक्ति थे वो राजपूत थे, लेकिन मुश्किल से साल भर सनलाइट सेना उन्होंने चलाई और उसके बाद वो हट गए। उसके बाद ये मुस्लिमों की थी और इसने भी नरसंहार किए हैं और इसने भी वैसी ही हरकतें की हैं, लेकिन आपको कभी इसके ऊपर इल्ज़ाम आता हुआ नहीं दिखाई देगा। आपको कभी 12 नरसंहार का जिक्र नहीं सुनाई देगा, क्योंकि 12 नरसंहार में अभी 32 साल के बाद फैसला आया है और किरानी यादव को सज़ा हुई है। तो किरानी यादव 12 नरसंहार आपने कभी सुना ही नहीं नाम। पॉपुलर नैरेटिव में 12 नरसंहार नहीं बोला जाएगा। ऐसे ही और जो भूमिहारों के नरसंहार हुए, भूमिहार जाति का स्पेशली, उसका नाम आपको नहीं सुनाई देगा। तो जब दलित मारे जाते हैं उस नरसंहार का जिक्र होता है, परमेश्वर मुखिया का नाम आ जाता है, लेकिन जो दूसरा वाला किरानी यादव था जिसने पहले मारना शुरू किया और जिसके बदले में ये कार्रवाइयाँ हुई, उसका नाम कभी नहीं आता। उसके बाद आपको जो MCC के लोग थे, वहाँ अगर आप कास्ट इक्वेशन देखेंगे तो वहाँ भी आपको यही नज़र आएगा। जैसे बेलछी नरसंहार का नाम सुना होगा, बहुत फेमस था, जी। जिसमें हाथी पर बैठ करके गई थी इंदिरा गांधी। उसमें आरोपी कौन सी कम्युनिटी के थे? उसमें आरोपी आप देखेंगे कि OBC कम्युनिटी से आते हैं। पीड़ित कौन से कम्युनिटी के थे? तो पीड़ित दलित कम्युनिटी से और सुनार कम्युनिटी से आते थे। तो ये चीज़ आपको कभी नहीं बताई जाएगी कि एक्चुअल परपेट्रेटर्स जो थे उसमें से एक बड़ा वर्ग जो है वो आज की तारीख में OBC में आता है। इवन लालू यादव जब मुख्यमंत्री बने 90 में, मार्च में जब वो मुख्यमंत्री बने, तो वो जनरल कास्ट के थे, और सितंबर वगैरह में साल का अंत होते होते जब मंडल कमीशन लागू हो गया तो अपनी ही कम्युनिटी को उन्होंने OBC घोषित कर लिया और पिछड़ा हो गए। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, इस चुनाव में यदि लालू की सरकार, लालू के बेटे की सरकार दोबारा आई तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पुनः खराब हो सकती है और जंगल राज लौट सकता है। क्या ये कोई मुद्दा है पब्लिक के दिमाग में? ये भय कहीं है थोड़ा बहुत? लौट सकता है का भय नहीं, लौट सकता है कि गारंटी है। अच्छा, गारंटी है कि अगर तेजस्वी आए
तो पक्का आएगा ही जंगल राज लौटेगा। आएगा ही आएगा। क्यों, आखिर ऐसा क्या है? आएगा ही आएगा। कौन लोग हैं जो ये जंगल राज इतने लॉलेसनेस क्रिएट कर देंगे अचानक? वो पूरी कम्युनिटी ही है, और वो सबके सब जो उसके बाकी के रिश्तेदार थे, जो बाकी के चेले चटिए लग्गू भग्गू और बाकी के सारे थे, उन सब के ऊपर ऐसा ही है। अभी हाल में आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार के घर के आगे जब कोई वो तेज प्रताप यादव के स्कूटी घुमाने का जब जिक्र आया था, तो बाद में जब पता चला था कि उस स्कूटी का जब उस पकड़ लिया गया उस स्कूटी को अगले दिन, तो कितने चालान थे उस स्कूटी के ऊपर? 7 चालान थे। 7 चालान की हुई गाड़ी आप शहर में चला रहे हैं, पटना में मुख्यमंत्री आवास के पास, और आपको किसी ने नहीं पकड़ा आज तक। आप सोचिए कि 7 चालान वाली गाड़ी आप चलाएंगे, और पेंडिंग चालान है ये नहीं, और छोटे मोटे कोई चालान नहीं है कि हेलमेट नहीं लगाया था, सबके सब ट्रैफिक लाइट वायलेशन और ऐसे चालान होंगे। हाँ, देख लिया, नहीं मान रहे कानून तुम्हारा, क्या करोगे? तो मतलब यदि तेजस्वी की सरकार बनी तो जंगल राज का लौटना एकदम गारंटेड है, ये पब्लिक मानती है बिहार की? बिल्कुल मानती है। आप ऐसे सोचिए ना, आपने बड़े बड़े पत्रकारों का नाम सुना है, बिहार के बड़े बड़े पत्रकार, रवीश कुमार, आगे कुछ उपनाम होगा ना उनका? हाँ होगा। कहाँ गया? चलिए दूसरा का देख लेते हैं, अनंत विजय, आगे कुछ नाम होगा? कहाँ गया? वो जो एक रोज़ मोदी के विरोध में भाषण में गाली खाता रहता है, और लोग उसका गाली खाने का वीडियो ही देखने के लिए जाते हैं, अजीत अंजुम, उपनाम कहाँ गया? क्यों है गायब? मैंने इसका एक अलग से 12 मिनट का पूरा एक वीडियो बनाएंगे। इस टॉपिक, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने छेड़ दिया, तो मुझे इस टॉपिक को अब मैं यहाँ समाप्त करना चाहूँगा। जी जी। कि ये जब तय है कि अगर लालू का बेटा लौटा तो जंगल राज लौटेगा, तो आप अभी गाड़ियां चलाने में देख लीजिए ना, उनकी रैलियों में गाड़ियां चलाने में देख लीजिए, 4 FIR तो सिर्फ दूसरों पे गाड़ी चढ़ा देने के लिए हैं। एक पुलिसकर्मी पे चढ़ा चुके हैं गाड़ी। सांसद अपने तो हाथ ये से, इसका अच्छा, अपने हाथ से सांसद आपने देखा है कि दूसरे अपनी ही पार्टी के विधायक को पीट रहा हो? देखा है आपने? हम दिखा देते हैं आपको। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल है। और ये लालू की पार्टी को हार्म करता है। क्यों नहीं करेगा? जैसे ही ये चीज़ नज़र आने लगी ना लोगों को, उसके बाद हार्म होना शुरू होगा। तो हम चाहते हैं कि 5-6 रैलियां राजद करे और लोगों को दिख जाए कि असल में ये लोग हैं कैसे। तो बिहार में जंगल राज आज भी एक बड़ा मुद्दा है और चुनाव को प्रभावित करता है, इसका ध्यान रखिए। आज इस चर्चा को ही समाप्त करते हैं, अगले विषय पे नई चर्चा में अभी थोड़ी देर बाद फिर प्रस्तुत होते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।